वेलकम बैक टू माय चैनल बी ए डिटेलिंग। आई होप आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा एंड आप लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि प्रिपरेशन करना पड़ रहा है, इसलिए बोलिए अच्छा फील हो रहा होगा क्योंकि पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात होता है। एंड चलिए और कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी मैं बोल रही थी कि जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का इस बार थोड़ा सा हम लोग प्रॉब्लम में फंस गए। सॉरी, मैं आप लोगों को बहुत बार सॉरी बोल चुकी हूँ बिकॉज ये मेरा फॉल्ट नहीं है, सर लोगों का है। सर लोगों ने क्लास नहीं दिया, सो दैट मुझे यहाँ डालना पड़ रहा है। एंड स्पेशली वहाँ पे होता तो हम लोग बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके मैं और कुछ बता पाती, बट चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे तैयार होते हैं। सो पार्ट 1 प्लीज़ देख लीजिएगा बिकॉज पार्ट 1 में 2 यूनिट कंप्लीट किया गया है। पार्ट 2 में अभी 2 यूनिट कंप्लीट करेंगे। पार्ट 3 और नहीं आएगा, आ सके तो हम शॉर्ट टॉपिक देंगे या फिर आप खुद पढ़ लीजिएगा यूनिट 3 बिकॉज वहाँ पे 2-4 टॉपिक ही पढ़ना है, वो भी किसी की बायोग्राफी है। दैट इज़ जैसे कि हो गया आपको बायोग्राफी, मैंने बोला था किरण बेदी का पढ़ लीजिएगा। एंड मैंने बोला था सत्यभामा गार्गी, रानी लक्ष्मीबाई पढ़ सकते हो या फिर चेन्नम्मा रुद्रमा देवी के अंदर कोई एक पढ़ सकते हो क्योंकि ये जितने भी टॉपिक हैं ना, ये मतलब कहीं से भी आ सकता है। तो आप एक काम करना, कोई भी 3.1 3.2 3.3 है ना, सो आप दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दो। 3.1 एंड 3.2 से कोई भी कर लो एंड 3.3 3.4 से कोई भी कर लो। आई होप आप लोग कर लोगे क्योंकि 1.5 पेज करके ही लिखना है, तो आप लोगों को उनके बारे में लिखना है, उनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, उनका एजुकेशन कहाँ से लिए थे एंड नेशनल मूवमेंट्स में उनका रोल क्या है, उन्होंने कौन से प्रोग्राम्स किए थे या फिर कौन सा वॉरियर में, वो वॉरियर तो थे बट कौन सा वॉर में उन लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था, क्या क्या किया था, बस इतना लिखने से हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यूनिट 3 पे उतना ज़्यादा नहीं दिया क्योंकि ये स्टोरी जैसा है। अगर वो भी ना हुआ प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करिएगा, मैं स्टोरी जैसा आप लोगों को बता दूंगी। तो ऐसे भी मैंने हिंट दे दिया क्या क्या पढ़ना है, आप लोग वो पढ़ लो, हो जाएगा। बाकी ये 4 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट थे इसलिए 4 यूनिट को पकड़ा है। सो यूनिट 4 में आ जाते हैं। फर्स्ट टॉपिक है वुमेंस राइट। वुमेंस राइट्स के ऊपर है। तो वुमेंस राइट्स आर द राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स क्लेम्ड फॉर वुमेंस एंड द गर्ल्स ऑफ मेनी सोसाइटीज वर्ल्ड वाइड। मतलब ये वुमेन राइट्स होते क्या है, वुमेंस का जो राइट्स हैं या फिर ये जो नाम दिया गया है वुमेंस राइट्स, ये किस लिए है, किसके लिए है? फॉर वुमेंस एंड गर्ल्स मेनी सोसाइटीज़ में ये वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोड हो गया है या फिर स्प्रेड अप हो गया है। तो 19th सेंचुरी में जब ये आया था तो वुमेंस राइट्स वहाँ पे बहुत कम था, बट लेटर 19th सेंचुरीज़ में ये थोड़ा डेवलप्ड हुआ एंड अभी बहुत 20th सेंचुरीज़ में बहुत ज़्यादा ही डेवलप्ड हो चुका है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। ये द राइट्स अवेलेबल टू द राइट्स अवेलेबल टू द मैन एंड वुमेन शुड बी इक्वल अकॉर्डिंग टू वुमेन राइट्स। अगर राइट्स अवेलेबल टू वुमेन इन इंडिया करें तो वो दो टाइप के होते हैं। नेमली एक है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो कि सबके लिए सेम होता है, ह्यूमन राइट्स, एंड एक होता है लीगल राइट्स जैसे कि रेप हो गया, दाउरी हो गया, एबडक्शन हो गया, किडनैपिंग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, वुमेन ट्रैफिकिंग हो गया। तो उन लोगों के लिए या उन सब के लिए क्या होगा? तो गवर्नमेंट लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट्स में बहुत सारे लॉज एक्ट्स बनाए गए हैं इसके अकॉर्डिंग। अभी चले इकोनॉमिक राइट्स इंक्लूड, क्या क्या इकोनॉमिक राइट्स हैं, सब नहीं लिख सकते, 4-4 पॉइंट या 5-5 पॉइंट लिखिएगा। राइट टू ओन एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, आप गर्ल होने से भी खुद का प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। राइट टू इनहेरेंट प्रॉपर्टी इन हर ओन नेम, आपका प्रॉपर्टी को अपने नाम से आप खरीद सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, उसको किसे देना है, किसे बेचना है, आप कर सकते हो। राइट टू हर ओन वेजेस एंड इनकम, आप अपना इनकम देख सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ सर्वाइवर्स ऑफ राइट अपन डेथ ऑफ स्पाउस, तो आपका प्रॉपर्टी कितना है या फिर आपके हस्बैंड डेथ कर गया तो आपको क्या मिलेगा, या फिर आपका डेथ हो गया तो आपके बच्चों को क्या मिलेगा, अगर आपका गर्ल चाइल्ड है उसको क्या मिलेगा, इसके ऊपर भी इक्वालिटी रहेगा। कोई भी ट्रेड्स हो, प्रोफेशन हो, जॉब्स हो, सब में इक्वल पे फॉर इक्वल राइट्स रहेंगे। अभी जो जो छोटा छोटा है वहाँ पे अपना कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, 5-5 पॉइंट्स लिखना है। लीगल एंड कॉन्ट्रैक्ट राइट्स, ये लीगल एंड कॉन्ट्रैक्ट राइट्स है। इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप का भी इक्वालिटी हमारे पास है। जनरल इक्वालिटी ऑफ राइट्स अंडर द लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग सबके पास जनरल इक्वालिटी रहेगा जैसे कि ह्यूमन राइट्स है। एबिलिटी टू शू इन कोर्ट एंड टू रेस्पेक्ट वन सेल्फ, अगर कभी भी
कोर्ट में आपका केस लड़ने के लिए कोई नहीं है, तो ये भी है अकॉर्डिंग टू आवर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वहाँ पे भी एक पेनल कोड के अकॉर्डिंग रूल है जिसमें आप अपना केस लड़ सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। सर्व एज एन अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी होता है वैसे ही है। सर्व ऑन जूरीज, अगर आप विटनेस किसी के हैं तो आप वहाँ पे विटनेस दे सकते हैं। आप अगर कहीं पे कुछ फेस कर रहे हो, आपका कोई वकील नहीं है, तो आप वहाँ पे लड़ सकते हैं। मैरिज, डाइवर्स एंड पेरेंटहुड राइट्स आपके पास हैं। मैरिड वुमेंस लीगल एग्जिस्टेंस सेपरेट फॉर हर हस्बैंड, आपके हस्बैंड से आप अगर लीगली अलग रहना चाहते हो रह सकते हैं। मैरिज राइट्स हैं इंक्लूडिंग मैरिज एंड इक्वल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। कीपिंग हर ओन नेम आफ्टर मैरिज, आपका नाम और सरनेम कभी चेंज नहीं होगा, ये भी राइट्स बन गया है। तो इतना सब राइट्स हैं। डाइवोर्स के भी राइट्स हैं, बेसिक सिविल राइट्स हैं, फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू चेंज नेशनलिटी, आपके पास राइट्स हैं, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। सोशल एंड कल्चरल राइट्स क्या क्या है? एजुकेशन, बोथ बेसिक एंड हायर एजुकेशन लेना चाहिए। एजुकेशनल एक्सेस अगर कर रहे हो, इक्वल मिलना चाहिए बेसिक एंड हायर। इक्वल एक्सेस टू एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड स्पोर्ट्स। प्रोफेशन ओपन टू वुमेन इंक्लूडिंग लॉ, मेडिसिन, टीचिंग, थियोलॉजी। रोल्स इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग बॉयज़ पार्टिसिपेशन आपको मिलेगा। ट्रीटमेंट विद द मिलिट्री, अगर मिलिट्री में जाते हो उसमें भी रोल्स, प्रमोशन, ट्रीटमेंट मिलेंगे। सेक्सुअल चॉइसेस है इंक्लूडिंग सेक्स आउटसाइड ऑफ मैरिज, ये भी आपका चॉइसेस है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, बट इंडिया में इसको लागू नहीं किया गया है। कुछ लोग इसको फिर भी मिसयूज़ करते हैं। तो ये चॉइसेस ऑफ रिगार्डिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद इन दी होम, आपका ये भी है। आपको कोई टॉर्चर नहीं कर सकता। आप अपना बेबीज़ को कैसे संभालोगे, आपका रिप्रोडक्शन क्या करोगे नहीं करोगे, या आईवीएफ करोगे, कॉन्ट्रासेप्टिव्स लोगे या आईपिल्स नहीं लोगे, एबॉर्शन करना है कि नहीं, ये आपके पास है। चॉइस ऑफ ड्रेसेस हैं, सेफ्टी फ्रॉम सेक्सुअल मिसट्रीटमेंट, रेप, ट्रैफिक इन वुमेन एक्सप्लॉयटेशन, ये सभी है। पॉलिटिकल राइट्स के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल स्पीयर्स, आप वहाँ पे जा सकते हो, अपना वॉइस रेज कर सकते हो, वोट दे सकते हो। रनिंग फॉर एंड सर्विंग इन पॉलिटिकल ऑफिसेस, इनहेरिटिंग टाइटल्स एंड रूलरशिप्स इन हर ओन नेम, अपनी पार्टीज़ का नाम अपने नाम से रख सकते हैं। सो ये सारे हैं, और ज़्यादा मत करो। यहाँ से जो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, तो ये आर्टिकल नंबर 15(1) में मेंशन है कि हमारा कंट्री आपको और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई भी क्षेत्र में या फिर कोई भी स्फीयर में आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा आपके सेक्स के अकॉर्डिंग। सो 15(3) में जो क्लॉज नंबर 3 है वो नहीं लिखना है आपको। आप छोटा छोटा पॉइंट देखो। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, आपको किडनैप करके ले गया एंड बेच दिया कि आप नौकर बन के रहोगे, ये प्रोहिबिटेड किया गया आर्टिकल 23(1) के अकॉर्डिंग। दैन द स्टेट टू सिक्योर मैन एंड वुमेन इक्वली, ये होता है पॉइंट कि लिवलीहुड के अकॉर्डिंग, रहन सहन और बास्तान के अकॉर्डिंग आपको इक्वल राइट्स मिलेंगे मैन एंड वुमेन को इक्वली। 39(a) के अकॉर्डिंग द स्टेट टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इंडिया में मैन एंड वुमेन को सेम मिलेगा, आर्टिकल नंबर 39(d). तो इतना कर लो, इतना इसके लिए अनफ है। ये 2 पॉइंट को मैंने टिक किया था, बट इतना नहीं चाहिए। ये चेयरपर्सन्स के लिए है, पंचायत के लिए है। 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसेस वहाँ पे भी रहेंगे फीमेल्स। 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फिल्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन, वहाँ पे भी रहेंगे वुमेन्स। ये 243(d)(3 एंड 4 में मेंशन है। लीगल प्रोविजंस में अगर आते हैं तो आपने पहले वुमेन्स राइट जो है वो सारे लीगल भी होते हैं, तो उसी पॉइंट्स को थोड़ा सा पहले क्राइम रिलेटेड करके लिखना है। टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, मैंडेटरी है कि नहीं, इक्वल राइट्स है कि नहीं देखना है। अगर वर्किंग वुमेन्स के साथ पहले देखो, उसको डिस्क्रिमिनेशन करके देखो क्या क्या हो सकता है। सो क्राइम्स के अंदर हम लोग पहले भी पढ़ के आए हैं, वायलेंस में पढ़ के आए हैं, क्राइम्स में, क्रिमिनल्स ये में पढ़ के आए हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन था, उसी को लिख देना यहाँ पे। रेप है सेक्शन 376 आईपीसी। किडनैपिंग एबडक्शन के लिए डिफरेंट पर्पजेस के लिए 363, 373 था, 364 भी था। होमिसाइड फॉर दावरी, घर पे ही दावरी और दावरी की वजह से डेथ और डेथ अटेम्प्ट्स जो भी होता है, सेक्शन 302, 304 बी लगता है, ठीक है। टॉर्चर बोथ मेंटल फिजिकल, इसके लिए 498A। इसके ऊपर एक शॉर्ट वेब सीरीज़ भी है, आप देख सकते हो, बट मूवी और वेब सीरीज एग्जाम के बाद देखना और टाइम नहीं है। मोलेस्टेशन के लिए 354 आईपीसी लगेगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट का 509, 354 मोलेस्टेशन का, सेक्सुअल हैरेसमेंट 509। Importation of the girls up to the 20
ईयर्स ऑफ एज, एज का अभी बढ़ाया गया है, आप जानते ही हो, मैरिज वैरिज जो भी है 21 ईयर्स के बाद ही होगा, गर्ल्स का भी। क्राइम्स आइडेंटिफाइड अंडर द स्पेशल लॉज, ये डायरेक्टली हेडिंग डाल के यहाँ पे आ जाओ। सो यहाँ पे 5-6 लिख देना एग्जाम्पल देते हुए। द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट होता ही है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ये होना ही चाहिए 1948 के अकॉर्डिंग। द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, द फैमिली कोड्स एक्ट 1954, द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इमोरल ट्रैफिक और प्रिवेंशन एक्ट 1956, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इसके अकॉर्डिंग मैटरनिटी लीव मिलता है 1961, डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इतना लिख दो और नहीं लिखना है, बहुत ज़्यादा है। कमीशन ऑफ सती थोड़ा लिख देना, सती एक्ट 1987, बस इतना। स्पेशल इनिशिएटिव्स फॉर वुमेन, ये क्या क्या किया गया है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनाया गया, रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसको क्या करोगे, पहले हेडिंग से याद रख लोगे, बिकॉज हमें पूरा नहीं लिखना है, बहुत हम लिख चुके हैं, ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए हेडिंग। नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर द गर्ल चाइल्ड 1991 to 2000, नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2001। बस ये 4 हेडिंग्स लिख देना, एंड कर देना। और नहीं, इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस, जो जेंडर इक्वालिटी पढ़े थे फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट वीडियो में, उसी को लिख देना, हो जाएगा, ठीक है। अभी एजुकेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर हम लोग करेंगे। होम, स्कूल, सोसाइटी, वर्क प्लेस, ऑलरेडी हमने फिजिकल, एम्प्लॉयमेंट, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सब पढ़ के आए हैं, वही चीज़ है, सिर्फ थोड़ा सा हाईलाइट करना है अलग वे से, उसी को करेंगे। सो 4.4 में आ गए हैं, दैट इज द एजुकेशन एंड द डिवीजन ऑफ लेबर, दैट इज द होम, स्कूल, सोसाइटी एंड वर्क प्लेस। सो इतने जगह में डिवीजन ऑफ लेबर कैसा है, या एजुकेशन पॉइंट में डिवीजन ऑफ लेबर कैसा है, कौन से टाइप के टीचर्स हैं, या फिर अगर फीमेल एंड मेल्स बोथ होंगे एजुकेशन सिस्टम में और स्कूल में, घर पे इक्वली रहेंगे तो कैसा होगा, क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्प्लिटिंग वर्क जानते हो, स्प्लिटिंग टास्क, अच्छा वही पॉइंट पे चलना है, ठीक है। अभी देखो, द this splitting of task among the different people and the group is called the division of labor। अगर हम दूसरे लोगों के साथ या दूसरे लोगों में, दूसरे ग्रुप मतलब यहाँ पे होता है जैसे फीमेल ग्रुप, मेल ग्रुप, कोई काम को बांट देते, वो इजी भी होता है, दैट शुड बी इजियर ऑल्सो, एंड ये फटाफट से भी हो जाता है, एंड क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, मिल बांट के करना। सो नेक्स्ट पॉइंट चलो, ये कंसेप्ट कहाँ से आया था पता है, कि अगर जो डिवीजन ऑफ लेबर का, ये एडम स्मिथ ने दिया था। ये मैंने क्यों बोला कि एडम स्मिथ ने दिया था, क्योंकि एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग डिवीजन ऑफ लेबर कल्चर के लिए एंड नेशन की जो वेल्थ है वन काइंड ऑफ वैसा है, एंड उसके डेवलपमेंट के लिए वे वर्क करता है। बस इतना याद रखिए कि डिवीजन ऑफ रोल्स, डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए। अभी डिवीजन ऑफ लेबर इज एसेंशियल टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस, क्यों चाहिए, बिकॉज अगर डिवीजन ऑफ लेबर होगा, एक काम एक पर्सन 10 दिन में खत्म करता है, ये मैथ्स हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, एंड उसी काम को अगर 10 लोग मिल के करें तो एक दिन में खत्म होगा, राइट। तो इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, कोई भी गुड प्रोड्यूसिंग के लिए, गुड्स जैसे भी चीज़ों को या प्रोडक्ट्स बनाना है तो बहुत जल्दी हो जाता है ये काम। एडिशनली बाय मेकिंग पीपल बिकम स्किल्ड, हम उनको स्किल्ड करवा देते, वोकेशनल करवा देते, वोकेशनलाइज हो जाने से उनको भी इकोनॉमिकली हेल्प मिलता है, एंड प्लस उनका भी बेटरमेंट होगा, प्लस नेशन का भी बेटरमेंट होगा। इसका एडवांटेज क्या है, हम राइट पर्सन को इन द राइट जॉब रखेंगे, सही काम के लिए सही इंसान को रखना चाहिए। सो एवरी वर्कर इज असाइन द टास्क फॉर विच ही बेस्ट स्वीट, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, दैट इज राइट पर्सन इन द राइट जॉब। दैट मीन्स देखो, जैसे कि एक काम के लिए आप स्वीटेड नहीं हो, दैट इज इवन नॉट सुइटेबल फॉर दिस जॉब, तो क्या आपको उस काम में डालने से आप बेटर करोगे, नहीं। सो राइट पर्सन को सिलेक्ट करो, उसका राइट यूटिलाइजेशन करो, उसके टैलेंट्स का यूटिलाइजेशन करो एंड डेवलपमेंट करो, अब उसके परफॉर्मेंस भी उस हिसाब से अच्छा जाएगा। देन ग्रेटर एफिशिएंसी, अभी ग्रेटर एफिशिएंसी होता क्या है, मोस्ट एफिशिएंट पर्सन जिसका होता है, या फिर हम जिसको बोलते हैं एफिशिएंसी, आपका अगर एफिशिएंसी अच्छा है दैट मीन्स यू आर वेरी स्किलफुल। और ये डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, एक चीज़ को आप हर दिन कर रहे हो, रिपीटेडली कर रहे हो, तो आपका डेवलपमेंट बहुत जल्दी होगा। क्या हो सकता है इससे, दो बेनिफिट्स हो सकते हैं। फर्स्ट, एवरी वर्कर इज असाइंड ए जॉब
एवरी वर्कर को हम एक असाइन करेंगे जो कि उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग हो, जो उनको सूट करे और उनको ट्रेनिंग उसका मिला हुआ है या फिर उससे उसको एक्सपीरियंस भी मिलेगा. Secondly, due to the division of labor, a worker continuously repeats his work and he becomes the expert in this performance. Okay. बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क ऑलवेज मिलेगा. अगर डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है तो क्वांटिटी ऑफ वर्क एक पर्सन एवरीडे करता है तो उसका बेटरमेंट भी होगा उस वर्क में एंड उसका क्वालिटी भी इंक्रीज करेगा. सेविंग टाइम, डिवीजन ऑफ लेबर हेल्प्स टू अवॉइड द वेस्ट ऑफ टाइम. बिकॉज देखो एक पर्सन उसी चीज में स्किलफुल है एंड उसको रिपीटेडली वही काम करवा रहे तो उसी का डेवलपमेंट होगा एंड टाइम भी सेविंग होगा. अगर एक काम को हर डे हम दूसरे दूसरे पर्सन से करवाते हैं जिनके पास स्किल्स नहीं है तो टाइम वेस्ट होगा. इकोनॉमिक और लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ये तो मैंने पहले ही बोला कि मैटेरियल्स हो, कोई भी टूल्स हो, लेबर्स हो या फिर कोई प्रोडक्ट्स हो, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा, इकोनॉमिकली भी हम ग्रोथ करेंगे. लेस लर्निंग पीरियड, अगर एक ही काम को जो मुझे आता है मैं हर दिन करते रही उसी में मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगी एंड मेरे को लेबर कम करना पड़ेगा. इन्वेंशन एंड इनोवेशन, इन्वेंशन एंड इनोवेशन में देखो ये वर्कर डूइंग द सेम टास्क अगेन एंड अगेन. तो ट्राइंग मतलब ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी याद है थॉर्नडाइक का, सेम चीज यहाँ पे हो रहा है कि हर दिन वो सेम जॉब कर रहा है, स्मॉल सिंपल पार्ट्स ऑफ टास्क वो एवरी डे कर रहा है और कुछ कुछ पार्ट्स ही ओनली मशीन के थ्रू हो रहा है, अदरवाइज सारा चीज वो खुद कर रहा है. दस द डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीजेस स्कोप फॉर इन्वेंशन. इससे क्या होगा उसको टाइम मिलेगा और भी न्यू चीज इन्वेंट करने के लिए. अच्छा, हम वापस आ गए. अच्छा, चलो चलो. ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को. लेस ट्रेन, मैं अभी बताई. अगर देखो आप एवरी डे छोटे छोटे पार्ट्स में करते हो हर एक चीज को, आपका स्ट्रेस भी कम होगा, फिजिकल टायर्डनेस भी कम होगा. अगर आप क्या होगा जैसे कि आपने सब्सिक्वेंट डेज में कुछ काम नहीं किया तो बंच ऑफ वर्क वैसे रह गया एंड एक ही दिन में करना पड़ा तो वो प्रेशराइज्ड हो जाएगा. तो हम डिवाइड सब डिवाइड करके टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं. वाइडर मार्केट, दैट मीन्स हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी जो भी चीज कर रहे हैं अगर इक्वली हम लोग एवरीडे वर्क करते रहे तो वो बढ़ते जाता है, एवरी डे ये सर्विसेज बढ़ते जाते हैं. बेनिफिट टू सोसाइटी भी है, रिड्यूस कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ लार्जर स्केल प्रोडक्शन. आपका जो मतलब बहुत ज़्यादा सेलिंग भी होगा, उससे क्या होगा बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है फिर भी सेलिंग हो रहा है तो आपका कॉस्ट जो है रिड्यूस्ड हो जाएगा. इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ अनस्किल्ड वर्कर होगा, जो अनस्किल्ड है उनको सीखने के लिए जगह मिलेगा एंड उनका भी एम्प्लॉयमेंट होगा. बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स मिलेंगे एवरी टाइम में ये होगा. टीचर्स आर वर्कर्स, टीचिंग इज वर्क एंड स्कूल इज ए वर्क प्लेस, ये आपको याद रखना चाहिए फील्ड ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग. अभी चलते हैं अगर स्कूल का बात करते हैं. स्कूल में कौन कौन है, मैं अगर ना पहले चीज़ों को मैं डिवाइड कर देती हूँ. आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि आप स्कूल के अकॉर्डिंग क्या थिंक करें. देखो स्कूल में वर्क डिवाइड करने से पहले स्कूल, ये स्कूल रह गया आपका. स्कूल में मेन चीज़ क्या होता है, दैट इज अ प्रिंसिपल. पहला तो है प्रिंसिपल. प्रिंसिपल के बाद एक साइड में आते हैं टीचर्स. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग. सो प्रिंसिपल इज अ हेड पॉइंट. ठीक है, वो काम डिवाइड करेंगे सारे टीचर्स को एंड वो हेड हैं. सो वो पहले स्किलफुल होंगे एवरी एक्टिविटीज में एंड वो काम को डिवाइड करें. फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑर्गेनाइज करेंगे स्कूल्स को, डेवलपमेंट ऑफ स्कूल, डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग, डेवलपमेंट ऑफ एवरीथिंग. जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वैसे एजुकेशन में भी ग्रोथ चाहिए. प्लस उनको किनका हेल्प चाहिए, टीचर्स का. टीचर्स डू देयर वर्क वेरी एफिशिएंटली क्योंकि वो पर्टिकुलर कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में करते हैं. इतना आप लिख देंगे, मैं जैसे डिवाइड करके दिखाई वैसे कर दीजिएगा. लीडरशिप क्लाइमेट नहीं चाहिए. आप स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफिंग अभी मैंने समझाया उसी चीज को लिखना है. अभी देखो टीचर्स जब बन जाते उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम टेबल बनाना. आफ्टर मेकिंग टाइम टेबल एज पर द टाइम गिवन इन द टेबल यू हैव टू गो योर क्लासरूम एंड गिव योर टीचिंग. टीचिंग प्रोसेस देना है, बच्चे समझे कि नहीं उसके लिए क्लासरूम मैनेजमेंट करना है, फिर क्लासरूम इंटरेक्शन अच्छे से करना है, फिर उनको एनालिसिस करके टेस्ट करना है. ये होता है. इसके लिए क्या करना है, रेगुलर स्टाफ मीटिंग. ठीक है, फाइल मेंटेनेंस, रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड असेसमेंट गिवन जो होते हैं उसको चेक करना, एनालिसिस ऑफ असेसमेंट. इतने चीज आप जो सुन रहे हो उसको लिखिएगा तो उससे बेटर होगा क्योंकि ये आंसर घुमा फिरा के है, मैं शॉर्टकट में आपको बोल दी. अभी और कुछ नहीं. स्टूडेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन कौन करता है, स्टूडेंट्स को अगर आप एवरीडे एक मेंटेन में रखते हो, एवरीडे उनको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बोलते हो तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब स्टूडेंट सेल्फ डिसिप्लिन हो जाते हैं.
हो गया। स्टूडेंट इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग ये कौन करता है? टीचर्स करेंगे। आफ्टर टीचर्स ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में रहता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स इज अ टोटल रिकॉर्ड्स ऑफ ए स्टूडेंट, पर्टिकुलर स्टूडेंट का ए टू जेड 1 साल का रिकॉर्ड्स उसमें रहता है। कितना टेस्ट उसने दिया, कितना अटेंडेंस है, कितना वो परफॉर्मेंस देता है, वो वीक परफॉर्मर है या गुड परफॉर्मर है, सब कुछ रहता है। उसको फिर टीचर्स के सामने, टीचर्स मीन्स प्रिंसिपल के सामने प्रेजेंट किया जाता है। प्रिंसिपल अगेन जब पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन वाला मीटिंग होता है वहाँ पे उनके प्रोग्रेस को बताते हैं पेरेंट्स को। ऐसे ही करके हमारा बोर्ड पॉलिसी भी कंडक्ट किया गया है उसी के अकॉर्डिंग। कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन, वही मैंने बोला कि गार्जियंस और पेरेंट्स, टोटल स्कूल प्रोग्राम, स्टूडेंट अचीवमेंट, सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। बजटिंग नहीं चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। वर्कलोड ऑफ द टीचर इज डिवाइडेड इन द फॉलोइंग मैनर। अभी देखो ना, साइंस टीचर मस्ट चाहिए स्कूल्स में ना, 2 या 3 पॉइंट लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस टीचर्स जो नीड होते हैं, क्यों? लेबोरेटरी वर्क के लिए, सिंपल वर्ड्स में बोल रही हूँ, लेबोरेटरी वर्क के लिए, शेड्यूल्स फॉर प्रैक्टिकल मेकिंग के लिए, असेसमेंट के लिए एंड प्रोजेक्ट वर्क के लिए। ठीक है, ये 4 वर्ड लिख दीजिएगा, हो जाएगा। फिर देखो, टीचर्स आर द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द क्लासरूम। क्या है? प्रिपेयरिंग लेसन प्लान, टीचिंग क्लासेस, इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट। मैंने ये पहले ही बोल दिया था, वही पॉइंट है। प्रिपेयर वेल ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लेसन बिफोर द डिलीवरी ऑफ दिस लेसन। जैसे मुझे आपको पढ़ाना है तो मैं लेसन प्लान बनाती नहीं हूँ, ये तो क्योंकि हम लोग नॉर्मली वर्चुअल मीटिंग में है, बट मुझे पूरा प्लानिंग करना पड़ता है आप लोगों के लिए कि मैं कौन सा टॉपिक दूँ, कौन सा वे से पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ, ताकि आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिले ए टू जेड, राइट। अभी देखो, मोटिवेट द स्टूडेंट बिफोर एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द लेसन। पहले ना स्टूडेंट्स को अपने कब्जे में लेना है। कब्जे में मतलब जस्ट लाइक किडनैप नहीं करना है। उन लोगों को ये बताओ कि अच्छा तुम्हारा एम क्या है, व्हाट्स योर एम, बिकॉज आप लोगों का अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, आप वहाँ पे टीचिंग देने जाओगे, तो बिफोर एंटरिंग द क्लास यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। आपको पहला तो चीज है कि आप टॉपिक प्रिपेयर करो, कुछ कुछ टॉपिक जैसे कि आप हिंट दे सको। एक कॉमन चीज याद रखना कि बच्चों को ऑलवेज पढ़ाने से पहले ग्रीट करो, उनका प्रीवियस नॉलेज अज्यूम करो, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराने से पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताओ उनको, फिर मोटिवेट करो। डू यू नो अबाउट दिस, व्हाट्स योर एम, इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस देन व्हाट शुड बी योर पॉसिबिलिटीज, क्या करना चाहिए। ओके अच्छा, आप लोगों का आंसर बच्चों का आंसर से मैच करता है, यानी देखो आप जो चाहते हो, आपका जो नीडफुल आंसर होता है, बच्चे बोलेंगे यस नो कुछ भी आंसर देंगे, उसके बाद ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो आज का टॉपिक है और टुडेज टॉपिक इज दिस, एंड एज पर दिस टॉपिक I'll give some information. Okay, then एक ब्राइट स्माइल के साथ, पॉजिटिव जेस्चर के साथ ऑलवेज उनको पढ़ाए एज अ फ्रेंडली बिहेवियर। ओके, दैट्स द पॉजिटिव थिंग, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड मोटिवेशनल प्रोसेस। ओके, ये चीज होना चाहिए एक टीचर के अंदर, वही चीज यहाँ पे भी मेंशन है। मोटिवेट द स्टूडेंट बिफोर एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द लेसन, मतलब टीचिंग से पहले। लिंक द टॉपिक विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, अभी पूछी। डेवलप द यूज ऑफ रेलिवेंट टीचिंग एड्स, जैसे कि आपको मॉडल्स यूज करने हैं, स्पेसिमेंस यूज करने हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज करना है। यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेथड्स एंड टीचिंग टेक्निक्स। तो यहाँ तक लिखो और ज्यादा मत लिखना, ठीक है, उतना एनफ है। फिर देखो, रोल ऑफ काउंसलर्स। अभी रोल ऑफ काउंसलर्स आप पढ़ के आए थे किसमें? दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन में। मैं बहुत जगह में बोली थी एक टीचर का रोल काउंसलिंग जैसा भी होता है, बिकॉज वो काउंसलिंग करते हैं, क्यों? बच्चा का मेंटली वो कितना प्रेजेंट है, एब्सेंट है, मेंटली वो स्ट्रांग है कि नहीं, वो प्रॉब्लम क्या है बच्चों में, स्लो लर्नर है, गिफ्टेड लर्नर है, कैसा है, उसको जानने के लिए बच्चों के बारे में जानो। स्पेशल टीचर जिसको बोलते हैं, वो वन काइंड ऑफ काउंसलर का भी एक्टिविटीज करते हैं। 4-5 पॉइंट लिखिएगा, वो भी सर्कल बना के, ज्यादा नहीं। काउंसलर्स 1 2 3 4, ठीक है। फैसिलिटेटर होंगे, काउंसलिंग करेंगे, आइडिया देंगे, मोटिवेट करेंगे, कैरियर के बारे में बताएंगे, कैरियर के साथ साथ उनके अंदर कौन से इश्यूज हैं उसको भी सॉल्व करेंगे, फैमिली इश्यूज देखेंगे, एज पर रिक्वायरमेंट उनको मेडिसिनल सपोर्ट भी देंगे और एडिशनल सपोर्ट्स भी देंगे, ठीक है। लैब असिस्टेंट्स उतना नहीं लिखो चलेगा, बिकॉज साइंस टीचर में हमने लिख दिया था। अदर नॉन टीचिंग स्टाफ्स का रोल क्या होता है? जस्ट लाइक डिनर्स देना। एक आजकल का जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे तो हॉस्टल फैसिलिटीज हो गया, तो डिनर्स देना या फिर उनका देखभाल करना, टॉयलेट क्लीनिंग करना, उनको वाटर सप्लाई प्रॉपरली करना, टीम वर्क करना, डे टू डे बेसिस पे जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट करना, बस इतना ही है। और नहीं देना है आपको, इतना
इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, ये इतना एनफ है। इसके बाद यहाँ पे मेंशन है कुछ कुछ, बट ये सब आप नहीं लिखेंगे तो चलेगा, बिकॉज ये शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत प्रॉपर था, 4 से हम लोग क्रॉस करिए, लॉन्ग के अकॉर्डिंग भी 4 पेज से क्रॉस करिए। ये सारा है ना। बच्चों को अगर उस अकॉर्डिंग मोटिवेट करना चाहते हो तो क्या करोगे? कम्युनिकेट रेगुलरली विद चाइल्ड टीचर। पेरेंट्स का क्या एक्टिविटीज होगा? असिस्ट द चाइल्ड with his or her homework, but do not do the homework। पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आपको कभी होमवर्क नहीं करना चाहिए, उनको मोटिवेट करो, हाँ बेटा हो जाएगा, 2 मिनट करके उनको करवाओ पूरा। कंप्लीटिंग हिज और हर होमवर्क प्रॉपरली। टॉक टू द चाइल्ड ईच डे अबाउट स्कूल। हर दिन स्कूल में क्या हो रहा नहीं हो रहा बातचीत करो। आजकल के पेरेंट्स बातचीत नहीं करते, मोबाइल में रहते हैं बहुत ज्यादा। रिकॉग्नाइज एंड एक्नॉलेज द चाइल्ड्स एकेडमिक अचीवमेंट। क्या वो कर रहा है, किस में फेल्यूर है। अगर एक बच्चा फेल्यूर होता है ना, दैट मीन्स उसके पेरेंट्स भी फेल्यूर हुए उसके साथ। हो गया। तो ये पॉइंट्स हैं। एक्चुअली हमने पूरा पॉइंट को कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। इतना तक आपको करना है, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, दैट इज द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द फील्ड ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। सो वुमेन कंस्टिट्यूट 48.46, that is a 46% of the total population in India as per the census of India 2011। बट अभी के अकॉर्डिंग मैंने जितना सुना था ये 51 पॉइंट समथिंग है। तो आप 2011 का ही पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन करते रहे, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमेशा ना क्या होता है कि ये जो गैप है एजुकेशन सिस्टम में, कि गर्ल चाइल्ड बैकवर्ड चल रही हैं, उनको कोई डेवलपमेंट नहीं होता। एवरी 5 ईयर्स में कुछ ना कुछ एजुकेशनल प्लान होते हैं जिसके थ्रू प्रमोशन हम कर सकते हैं। इतना मेंशन कर दिए। अभी आगे डायरेक्ट इस क्वेश्चन में। सो स्कीम्स, डायरेक्ट हेडिंग क्या लिखेंगे? स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, ये हेडिंग होना चाहिए स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए। पहला चीज, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कुछ याद नहीं आ रहा? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, एनबीएस, केवीएस एंड आपका एसएसए, आरएमएस, ये 5 चीज तो याद रहेगा। बाकी कोई भी योजना याद ना रहे, कोई भी स्कीम याद ना रहे, ये हो जाएगा, है ना। बिकॉज एसएसए, आरएमएसए के बारे में आप पूरा जानते हो, तो वहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स आपको पता है, वो आप लिख सकते हो। अभी देखो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यहाँ पे क्या क्या पॉइंट था मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है, ठीक है, शॉर्टकट कुछ दिया है क्योंकि आप पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं होगा। ये वन काइंड ऑफ ना रेसिडेंशियल स्कूल था, रेसिडेंशियल, वहाँ पे रह के ही पढ़ना है। तो ये एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए स्पेशली बना था। ये एससी एसटीज और मिनिमम जितनी भी गर्ल चाइल्ड से पोर सेक्शन से उनके लिए था। वोकेशनल एजुकेशन कंपलसरी था। मुस्लिम कमिटीज, ओबीसी कैटेगरीज के लिए तो बहुत ज्यादा था, अच्छा था, ठीक है, इतना लिख दिए। एंड अभी देखो यूनियन टेरिटरीज एंड 27 स्टेट्स में ये स्कीम इंप्लीमेंट हुआ था। अप टू द ईयर 2012 से लेके 13 में 3609 KGBVS, दैट इज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सैंक्शन किए गए थे। और उसमें 366,500 गर्ल्स अभी तक एनरोल किए थे अपना नेम। एंड अगर इसको बढ़ाया गया है, मतलब 2012 से 13 में ये हुआ था, अप टू द ईयर मतलब 2012 से 13 तक के अंदर इतना हुआ था। ड्यूरिंग उस टाइम के बाद, मतलब 12 टू 13 के बीच जो ऑनगोइंग था, उस टाइम पे ये थोड़ा सा बढ़ गया, 373,000 गर्ल्स पढ़ने आ गए। हो गया। ये सर्व शिक्षा अभियान में चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन फॉर ऑल। तो इसको बोला जाता है। एंड 2001 से ये इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट किया था, 2002 तक ये चला था। इम्प्लीमेंट होने के लिए टाइम लगा था। एंड एवरी ईयर कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। 2003 के अकॉर्डिंग 2003 के अकॉर्डिंग 6 to 14 ईयर्स के जो एज के बच्चे थे उनको गारंटीड स्कीम के अकॉर्डिंग एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक है। फिर ऑल 16 to 14 years age children complete 5 years primary education 2017 के अंदर, 2007 के अंदर। 2010 के अंदर 8 years का स्कूलिंग कंप्लीट करवाया जाएगा। एंड फोकस ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशली ब्रीज ऑल जेंडर्स एंड सोशली, जो कैटेगरीज हैं, गैप्स हैं प्राइमरी लेवल में, वो सबको कम्प्लीटली हम क्या करेंगे, डिमोलिस्ट करेंगे। एंड यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2010। एससी एसटीज के लिए स्पेशल टाइप ऑफ एजुकेशनल फोकस रखा गया, जो कि गर्ल्स थे उनके लिए। उतना ही पॉइंट मेंशन करिएगा, ठीक है। की पॉइंट्स और भी लिखे गए हैं, तो आप यहाँ पे छोटा छोटा पॉइंट जो हाईलाइट करके मैंने रखा है। सॉरी मैं थोड़ा फंबल हो रही हूँ, बिकॉज आज पूरा बुक का रिवीजन चल रहा था, वीडियोस हाफ हाफ होके आ रहे हैं, तो बट फंबल के लिए सॉरी। सो यहाँ पे देखो इसके लिए प्रोविजन फर्स्ट बना, टॉयलेट, सेपरेट टॉयलेट्स, 50% ऑफ वुमेन टीचर्स होना चाहिए रिक्रूटमेंट। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर्स बनेगा। स्पेशली इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज होंगे। स्पेशल ट्रेनिंग फॉर मेन स्ट्रीम
मेन स्ट्रीमिंग आउट ऑफ द स्कूल गर्ल्स, टीचर सैनिटाइजेशन होगा, सॉरी सैनिटाइजेशन बोल दी, सॉरी फॉर दैट, सेंसिटाइजेशन, माइंड में अभी पैंडेमिक सिचुएशन चलते चलते सैनिटाइजेशन हो गया, सेंसिटाइजेशन, मतलब हम लोग अवेयरनेस करेंगे, टीचर अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करेंगे सो दैट इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकें गर्ल्स को। जेंडर सेंसिटिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा, इसके लिए मैटर्स टेक्स्ट बुक उसी के अकॉर्डिंग होंगे, इनोवेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरवेंशन ऑफ एजुकेशन ऑफ गर्ल्स होंगे, एंड मोबिलाइजिंग एफर्ट रहेगा, दैट इज अ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होगा। और मत लिखिएगा, ये पॉइंट को मैंने कट किया, मार्क किया था, फिर मैंने कट कर दिया। फिर देखो एनपीईडीईएल, एनपी का फुल फॉर्म जानते हो आप, दैट इज अ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, नेशनल प्रोग्राम फॉर गर्ल्स, नेशनल प्रोग्राम फॉर गर्ल्स, ठीक है, फॉर गर्ल्स एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल, ठीक है, ये 2003 में लॉन्च हुआ था, एजुकेशनली जो बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं उनके लिए, एंड स्पेशली जो गर्ल्स एडमिशन लेती हैं बट ड्यू टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज निकल जाती हैं उनके लिए था, बस इतना ही याद रखो और कुछ नहीं, ठीक है। ऑल्टरनेटिव इनोवेटिव एजुकेशन भी बना था, एजुकेशन गारंटी स्कीम, ईजीएस, ऑल्टरनेटिव एंड इनोवेशन इनोवेटिव एजुकेशन, एआईई, ये ये आपका सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से ही हुआ था, ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था, ये बोल सकते हैं हम लोग फोल्डिंग टाइप ऑफ प्रोसेस है, दोनों को मिला के ही चल रहा था, मतलब एटलीस्ट 6 to 14 ईयर्स के एज के जो बच्चे हैं 1 किलोमीटर के रेडियस के विद इन, नो फॉर्मल स्कूल्स बट हैबिटेशन में ही पढ़ाया जाएगा, इनके अकॉर्डिंग जो बच्चे स्पेशल कैटेगरीज से हैं, जैसे कि चाइल्ड स्ट्रीट चाइल्ड्स हैं, माइग्रेटिंग चाइल्ड्स हैं, उनको तो एजुकेशन नहीं मिल रहा ना, बट उनका एज 9+ है, तो उनको हम सपोर्ट देंगे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अकॉर्डिंग ये स्कीम आपको पता है लॉन्च हुआ था 2009 में, एंड 2009 से 10 में ये स्टार्ट हो गया था, इसमें एनरोलमेंट 75% ये इंक्रीज हुआ था फ्रॉम 52.26 से, एंड ये चीज़ होते होते ऑलमोस्ट 2005 to 6 लग गया था एट सेकेंडरी स्टेज में, अभी का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया 2009 से 10 के अंदर। सो ये 12th 5 years प्लान था, एंड ऑलमोस्ट ये 70% से एबव जो है, 75% से एबव ये 80% तक पहुंच गया था सेकेंडरी लेवल तक। जो फैसिलिटीज है इसके अकॉर्डिंग जो रहेगा क्लासरूम में, जैसे कि बच्चों के लिए रहता था वही है, एडिशनल क्लासरूम, लैबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासरूम, टॉयलेट रूम्स रहेंगे, टॉयलेट ब्लॉक्स, एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रोविजंस, रेसिडेंशियल हॉस्टल्स, एंड वहाँ पे आपको पता है सेंसिटाइजेशन वर्ड बोली थी मैं, वो याद रखना, बार बार बोल रही हूँ, अच्छा वही पॉइंट्स रहा, बट यहाँ पे रेशियो देखो और क्या क्या चेंजेस किया गया। पीटीआर, दैट इज हम अगर बोले कि एक टीचर एंड स्टूडेंट का रेशियो कितना होगा, टीचर टू पीटीआर, मतलब हमारा जो प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ने आ रहे हैं प्राइमरी लेवल में, वो तो आपको पता है 1:40 होता है, यहाँ पे 30:1 है, मतलब स्कूल के अकॉर्डिंग सेकेंडरी लेवल में 30:1 मीन्स एक टीचर 30 बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे, साइंस मैथ्स इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर हम फोकस करेंगे, इन सर्विस ट्रेनिंग, साइंस लेबोरेटरी, आईसीटी, एंड टीचिंग लर्निंग रिफॉर्म्स होंगे, करिकुलम को भी बदलाया जाएगा, हो गया। फिर आया जनसला प्रोग्राम, Jansala program is also known as Universalization of Elementary Educational Programs. तो ये है जनसला प्रोग्राम्स, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन, सॉरी हमारा जो यूनाइटेड नेशंस हैं, ये दोनों ने मिलके बहुत सारे ग्रुप के साथ, जो 5 यू एंड एजेंसीज हैं, यूनाइटेड नेशंस के जो एजेंसीज हैं, यूएनडीपी, यूनिसेफ, यूनेस्को, आईएलओ, यूनेफ, दैट इज यूएनएफई, एफपीई, सॉरी यूएनएफपीई, ये सारे जो है इन्होंने मिलके इसको सपोर्ट किया था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशली टू एससी, एसटी एंड गर्ल्स, एंड जन शिक्षण संगठन, ये इंस्टीट्यूट ओपन हुआ पीपल्स एजुकेशन के लिए, एंड ये पॉलीवैलेंट और मल्टीपल पर्पस के साथ आया था, एजुकेशनल प्रोग्राम था, इसके थ्रू एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल डेवलपमेंट किया जाएगा, ये भी सबको सेमी लिटरेट, मैप लिटरेट, एससीज, एसटीज, माइग्रेंट वर्कर, स्लम ड्वेलर्स, गर्ल्स जितने भी है सबके लिए। केंद्रीय विद्यालय में 15% and 7.5% seats are reserved for SCs and STs respectively. अगर SCs के लिए देखा जाए 15%, 7.5 ST SCs के लिए। No tuition fees charged from scheduled caste and scheduled tribe up to the class कितने हैं 12, ठीक है।
पूरा 12th तक नहीं होगा। नवोदय विद्यालय में भी वही है सेम, 22.5% इनके लिए रखा जाएगा इस डिस्ट्रिक्ट में एस सी एस टीज के लिए रिजर्वेशन। माइनॉरिटीज एजुकेशन के लिए सोचा गया था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में एंड 92 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन में, पावर ऑफ एक्शन नहीं होता, प्रोग्राम ऑफ एक्शन है। इसके अकॉर्डिंग माइनॉरिटीज को पढ़ाना है एजुकेशनली, जो बैकवर्ड माइनॉरिटीज हैं, फाइनेंशियली जिनको सपोर्ट नहीं मिला, मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, उनको हम करेंगे एंड उनके लिए मदरसास और मदरसाज ओपन किए जाएंगे। 1993 से 94 में बोला गया था। अभी डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स ओपन की करके उनको पढ़ाया जा रहा है। महिला समीक्षा प्रोग्राम, इसके अकॉर्डिंग 1989 में, अच्छा मैं एक बात बोलती हूँ, इतना जितना पढ़ लियो हो एनवीएस तक उतना एनएफ है और मत पढ़ना। इसको सिर्फ याद रख लो कि 1989 में ये ओपन हुआ था वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप दैट इज एस टी एस सीज और स्लम एरियाज में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए, गर्ल्स के लिए। महिला शिक्षण केंद्र यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन के लिए किया गया था। ठीक है, उतना कर लो हो जाएगा और मत करो बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ठीक है। परसेंटेज ऑफ मुस्लिम गर्ल्स enrolled as percentage of total enrollment of the Muslim children, ये 2007 से 8 तक में देखा गया 48.84% था। थोड़ा सा मुस्लिम के बारे में लिखेंगे, जो था वो बढ़ गया 2013 से 14 में, ये 49.81% हुआ, फिर भी ज़्यादा नहीं बढ़ा है, थोड़ा सा 1-2% बढ़ा है। सो इतना ही है, पूरा बुक खत्म कर दिया हमने रिवीजन करके। थोड़ा सा फंबलनेस हुआ बिकॉज बहुत टाइम से पढ़ा रही थी इसलिए प्रॉब्लम हुआ, एंड सॉरी फॉर दैट फंबलनेस के लिए। बट आई होप ये स्टोरी अगर 2 बार भी आप लोग सुन लो पूरा, मतलब ऑलमोस्ट मैं बोल सकती हूँ 2 या ढाई घंटे का 2 वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मिला के हुआ है, सुन लो तो पूरा एग्जाम आप अच्छे मार्क्स से क्रैक कर लोगे, मतलब पूरा पास कर लोगे। ठीक है, एंड इसका बेनिफिट आपको सीटेट में भी पता चलेगा, ओटेट और अदर एग्जाम्स में भी। सो आई होप आज का दिन आपका अच्छा हो, शुभ हो, एंड हैव ए गुड डे। कल मैं ट्राई करूँ, ये आज का दिन है September 1, तो आज वीडियोस ये बन गए। कल मेरा और एक छुट्टी है तो मैं उसमें ईवीएस का जो पहला यूनिट है, बार बार बोल रही हूँ, यूनिट 1 जो है स्वच्छ भारत अभियान पूरा हो चुका है, पूरा कर चुके हैं। एंड यूनिट 5 से जो गुड टीचिंग मेथड्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो उसका मैं पीडीएफ ऑलरेडी होगा आपके पास, टेलीग्राम में भी अवेलेबल है, देख सकते हो, तो वहाँ से पढ़ लेना, फटाफट हो जाएगा। बाकी छोड़ के जो 4 यूनिट्स में जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सेकेंड यूनिट में सारे पोल्यूशंस का है, बट एलिमेंट्री सेकेंडरी लेवल में कैसे ईवीएस को पढ़ाना है, उसके रोल्स क्या हैं वो मैं पढ़ा दूंगी। कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग 1-2 जो क्वेश्चंस हैं उसको करा दूंगी। मतलब ऑलमोस्ट मैं ओजोन लेयर डिप्लीशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो करा दूंगी। पोल्यूशंस आप कर लेना बिकॉज पोल्यूशंस का बहुत सारे पॉइंट्स हैं एंड आप मर्ज करके भी लिख सकते हो, तो उसी अकॉर्डिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट जब पढ़ेंगे उसमें भी थोड़ा बहुत बोल दूंगी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो वो ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे का वीडियोस आ सकता है कल या परसों मॉर्निंग तक आ जाएगा। एंड जो भी न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।